वेलकम टू द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश। दिस इज़ पंकज ओझा। दोस्तों आ गया हूँ लेकर आप सबके सामने एलटी ग्रेड और टीजीटी ड्रिल 7 लेकर। इसमें अगेन आपको रिमाइंड कराएंगे किस तरह के क्वेश्चन एलटी के लिए, टीजीटी के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। और इस ड्रिल को देख लीजिएगा, ज़्यादा समय की होती नहीं, 15 to 20 मिनट्स की हमारी ड्रिल्स होती हैं। और दोस्तों एक सजेशन आपसे लेना था, अगर मैं लाइव आना चाहूँ इन्हीं ड्रिल्स को लेके तो कौन सा टाइम अप्रोप्रिएट रहेगा आप बताइए। और किस टाइम पे मैं लाइव आऊँ, जो हम क्या रात के 9 बजे लाइव आना ठीक रहेगा या किस टाइम पर लाइव आना ठीक रहेगा, आप मुझे बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। मुझे आप सिर्फ टाइम बताइए किस टाइम पर इन्हीं ड्रिल्स को लेके अगर मुझे लाइव, बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि सर कभी लाइव नहीं आते, कभी जब भी लाइव आ जाया कीजिए। तो कभी जब भी नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि एक टाइम निर्धारित कर लें मिलके हम लोग और उस समय पर लाइव आएँ तो वो ठीक रहेगा। तो आप मुझे पहले कमेंट में प्लीज़ बता दीजिएगा मैं कब लाइव आऊँ। क्या 9 बजे रात को लाइव आना ठीक रहेगा या 10 बजे रात को लाइव आना ठीक रहेगा? आप मुझे अपने सजेशन ज़रूर दीजिए। ओके, आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, In the sonnet, the speaker bemoans his status as an outcast and failure, but feels better upon thinking of his beloved. Identify this Shakespearean sonnet. आपको आइडेंटिफाई करना है, ये एलटी के सिलेबस में है आपके, इतना आपको हिंट हम दिए देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों इसमें क्या है, जो स्पीकर है अपने स्टेटस और अपने परित्यक्त होने और अपने असफल होने को बिमोन करता है, उस पर विलाप कर रहा है, उस पर क्षुब्ध है। क्यों क्षुब्ध है? वो आउटकास्ट है, वो परित्यक्त है, एक तरह से वो फेलियर है। ओके, बट फील्स बेटर अपॉन थिंकिंग ऑफ हिज बिलवेड। बट when he considers, when he memorizes, when he remembers his beloved, he feels better. Okay, अपने प्रियजन को याद करके वो बेहतर फील करता है। तो ये किस सोनेट की बात हो रही है? तो ये आपके जहन में आ गया होगा जिन्होंने पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऐप पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं दोस्तों। हम सोनेट नंबर 29 की बात कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, अब नहीं भूलिएगा जिनको जो सही जवाब नहीं दे पाए। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखते हैं दोस्तों, रिफर्स to the repetition of a similar grammatical structure in a sentence or a series of sentence. It helps to create balance and rhythm in writing, making it more effective and easier to understand. अब आपको बताना है, ये क्वेश्चन तरह से ग्रामर से क्वेश्चन है। डैश रिफर्स टू द रेपिटिशन ऑफ सिमिलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। पहले इसको अंडरलाइन कीजिए, रेपिटिशन ऑफ सिमिलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इन अ सेंटेंस और अ सीरीज ऑफ सेंटेंस। इट हेल्प्स टू क्रिएट बैलेंस क्रिएट करने के लिए, एंड रिदम इन राइटिंग, मेकिंग इट मोर इफेक्टिव एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब देना है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? पैरेलल स्ट्रक्चर की, अफोरिज्म की, एडिस की, पास्टोरल की। तो दोस्तों यहाँ पर हम पैरेलल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। How does Keats reply to Byron's idea that knowledge is sorrow? बायरन का जो आइडिया था, नॉलेज इज सारो, जो ज्ञान है वो दुख है। ओके, वो इसको कीट्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, बायरन के इस आइडिया को कीट्स कैसे क्या कह के रिस्पॉन्ड करते हैं? नॉलेज इज़ ब्यूटी, सारो इज़ विजडम, सारो इज़ जॉय, ट्रूथ इज़ ब्यूटी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बी जवाब देने वाले यहाँ सब सही हैं। सारो इज़ विजडम इज़ द राइट आंसर। ध्यान में रखिएगा, कीट्स जो जवाब देते हैं कहते हैं नो, नॉलेज इज़ सॉरो, ओके, बट आई विल से दैट सॉरो इज़ विजडम। जब तक हम दुख में नहीं होते हमें बुद्धिमत्ता का, बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता चलता, ऐसा कीट्स का मानना था। ये देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। ये देखिए, एज कीट्स सेज in a letter to Reynolds on May 1818, displaying the same mixture of seriousness and levity his verse letter had 2 months earlier. Until we are sick, क्या कहते हैं कीट्स? Until we are sick, we understand not. जब तक हम बीमार नहीं होते बहुत सारी चीज़ें हमारी समझ में नहीं आती। In fine, as Byron says, knowledge is sorrow, and I go on to say that sorrow is wisdom. Okay? ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। Who observed the opening lines of Ode on a Grecian urn
as the pillars of Hercules of the human language. That's wonderful and most important question PGT और LT ग्रेड के लिए तो मैं कहूँगा ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ध्यान में रखिएगा. Who observed the opening lines of Ode on a Grecian Urn as the pillars of Hercules of the human knowledge, language. क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब देना है. तो क्वेश्चन नंबर 4 में बायरन, वर्ड्सवर्थ, रॉसेटी और लॉकहार्ट ये ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर सी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में रॉसेटी इज़ द राइट आंसर, चूँकि बहुत ज़्यादा विचारों से इत्तेफाक भी रखते थे जॉन कीट्स के, और जॉन कीट्स की पोम चूँकि आर्ट से एक और प्री राफेलाइट वाले थे ये, तो यहाँ पर रॉसेटी सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. A method of spelling in which the same letters represent different sounds in different words. A method of spelling in which the same letters represent different sounds in different words. Okay? आपको बताना हेट्रोजेनस हो जाएगा, हेट्रोग्राफी हो जाएगा, हेट्रोफेमी हो जाएगा या होमोजेनस हो जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 5 आप रिस्पॉन्ड कीजिए. क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों यहाँ पर ये हेट्रोग्राफी हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा क्या होगा हेट्रोग्राफी. और इसको देखते हैं हेट्रोग्राफी. ठीक है, हेट्रोग्राफ्स आर वर्ड्स दैट हैव डिफरेंट स्पेलिंग बट साउंड द सेम. सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर, जैसे देखिए अब ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं हेट्रोग्राफ्स के, ये यहाँ पर देख लीजिए. पॉज, पॉज, सन, सन, देखिए नीड, नीड, ब्लू, ब्लू, हेयर, हेयर, फ्लावर, फ्लावर, वीक, वीक. तो ये हेट्रोग्राफ्स हैं, ध्यान में रखिएगा. पूछा जा सकता है कि दो ऐसे देखे कि कौन सा हेट्रोग्राफ्स का एग्जाम्पल है या हेट्रोग्राफ्स क्या होते हैं, आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए. The trees rustled as the wind whistled gently through the leaves is the basic example of which imagery. आपको बताना है विजुअल इमेजरी, ऑडिटरी इमेजरी, काइनेस्टिक इमेजरी, ऑल्फैक्टरी इमेजरी. क्वेश्चन नंबर 6 को रिस्पॉन्ड कीजिए. तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, देखिए ट्री रसल्ड, यहाँ पे पेड़ों के जो ट्रीज के सरसराहट की आवाज़ आ रही है, विंड के विसल करने की, सीटी बजाने की आवाज़ आ रही है. ओके, तो विंड यहाँ विसल कर रही है, ट्रीज रसल कर रहे हैं जेंटली थ्रू द लीव्स. तो यहाँ पर ऑडिटरी इमेजरी बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ न कुछ यहाँ पे आवाज़ निकल रही है, तो ऑडिटरी इमेजरी का ये एग्जाम्पल हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है. विच ऐसे डज इन विच ऐसे डज, यहाँ पर एल कैपिटल लेटर कर लीजिएगा. लैम मेक एन इनडायरेक्ट अलूजन टू हिज फ्रस्ट्रेशन इन लव. इनडायरेक्ट अलूजन करते हैं अपने प्यार में जो फ्रस्ट्रेशन उनको मिला उसके प्रति अप्रत्यक्ष रूप से अलूड करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से उसका जिक्र करते हैं. किस ऐसे में? ड्रीम चिल्ड्रन, पुअर रिलेशंस, बैचलर्स कंप्लेंट, और बैचलर्स कंप्लेंट के बाद नन. क्वेश्चन नंबर 7 को रिस्पॉन्ड कीजिए. तो क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों यहाँ पर ड्रीम चिल्ड्रन इज़ द राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. इन विच प्ले डज शेक्सपियर अटैक द प्यूरिटन्स. किसमें शेक्सपियर प्यूरिटन्स पे अटैक करते हैं? तो आई थिंक ये बहुत क्लीशे टाइप क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, तो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम, प्रेशियस टाइम. क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं. 12th नाइट इज़ द राइट आंसर. ये इसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर हम देखेंगे. द कैरेक्टर मैलवोलियो इन 12th नाइट इज़ परहैप्स द मोस्ट वेल नोन इंस्टेंस ऑफ शेक्सपियर्स मेकिंग फन ऑफ प्यूरिटन्स. मैलवोलियो के जरिए वो प्यूरिटन्स पे निशाना साधते हैं, और शेक्सपियर्स मैलवोलियो इज इवन सेट टू हैव बीन बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ प्यूरिटन नेम्ड विलियम नॉलिस. तो ये वाकई में शेक्सपियर ने रियल लाइफ से एग्जाम्पल लिए थे मैलवोलियो के, हु वॉज फर्स्ट अर्ल ऑफ बैनबरी, और उस पर कॉमेंट करते हैं, उस पर एक तरह से कटाक्ष करते हैं शेक्सपियर, जो प्यूरिटन्स की लाइफ स्टाइल है. चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच, आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है. ही सेड दैट शी वॉज कमिंग दैट ईयर.
ही सेड दैट शी वॉज कमिंग दैट ईयर, क्या हो जाएगा? ही सेड शी विल कम दिस ईयर, ही सेड शी इज़ कमिंग दिस ईयर, ही सेड कम दिस ईयर, ही सेड शी वॉज कमिंग दैट ईयर। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों यहाँ पर बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। ही सेड शी इज़ कमिंग दिस ईयर, ओके, यहाँ पर ये वाला ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। व्हाट विद हिज नेम द मदर्स स्टिल देयर बेबीज़, उसके नाम से, उसका नाम लेकर माताएं अपने बच्चों को स्टिल करती हैं, ओके, क्या करती हैं? स्टिल करती हैं। तो यहाँ स्टिल कौन सी फिगर, कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपको बताना है, ओके। उसका नाम लेके माताएं अपने बच्चों को शांत कराती हैं, सो जाओ बेटे नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो आप बताइए यहाँ पे स्टिल क्या है? स्टिल देयर बेबीज, तो यहाँ पे स्टिल दोस्तों क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। स्टिल का मतलब यहाँ शांत कराना है, ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। एज ए वर्ब भी यूज होता है और कई वर्ड्स ऐसे हैं वो जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज होते हैं, जिनको हमने ड्रिल्स में बहुत अच्छे से करा दिया है और उनको आप ज़रूर देखिएगा। ये देखिए, स्टिल वर्ब टू बिकम काम एंड क्वाइट, टू मेक समथिंग काम एंड क्वाइट, दोनों, शांत होना या शांत कर देना किसी को। द विंड स्टिल्ड, हवा शांत हो गई। स्टिल समबडी समथिंग, शी स्पोक क्वाइटली टू स्टिल द फ्राइटेंड चाइल्ड, वो बहुत शांति से बोली ताकि वो चाइल्ड को स्टिल कर सके, शांत करा सके। माई इंडिया बाई कॉर्बेट डील्स डैश द ऑथर्स फैमिलियरिटी विद एंड लव ऑफ इंडिया। अब बताइए यहाँ पर जो खाली जगह है वहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन हम यूज करेंगे? माई इंडिया बाई कॉर्बेट डील्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो यहाँ विद हो जाएगा। डील्स विद द ऑथर्स फैमिलियरिटी विद एंड लव ऑफ इंडिया। फैमिलियरिटी विद एंड लव ऑफ इंडिया ये तो होगा ही। डील्स विद किससे संबंध रखती है? माई इंडिया बाई कॉर्बेट डील्स विद किससे संबंध रखती है? तो डील्स विद, और डील इनका मतलब तो आप जानते ही हैं, कई बार बताया गया है, व्यापार करना, डील विद जुड़ा हुआ होना, डील इन किसी चीज़ में व्यापार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आसान है, स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन। ऑल ऑफ देम वर्क वेरी केयरफुल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल दे फिनिश। जो वॉरियर्स के योद्धा हैं उनके लिए तो ये क्वेश्चन है ही नहीं, तुरंत कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, और बाकी लोग भी जो स्टूडियस हैं तुरंत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ बी पार्ट में एरर है, वेरी केयरफुल नहीं, वेरी केयरफुली होगा। ऑल ऑफ देम वर्क वेरी केयरफुली हो जाएगा, ओके। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी है, ये देखिए पार्ट बी में केयरफुल के स्थान पर केयरफुली का प्रयोग होगा, क्योंकि केयरफुल एक एडजेक्टिव है जबकि केयरफुली एक एडवर्ब है। एडजेक्टिव और नाउन फॉर एडजेक्टिव फॉर नाउन प्रोनाउन विशेषता बताता है, जबकि एक एडवर्ब किसी वर्ब, एडजेक्टिव अथवा स्वयं की विशेषता बताता है। दिए गए वाक्य में वर्ग की विशेषता को बोध कराने के लिए केयरफुली का प्रयोग होगा। वी कंपेयर द टू रिपोर्ट्स केयरफुली। When the subject consists of two or more singular nouns and any of them is followed by each. क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ओके। When the subject consists of two or more singular nouns है and any of them is followed by each, we use the verb in the singular plural। बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें दोस्तों तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये देखिए, इनकरेक्ट, माई आंट एंड माई मदर ईच टेक्स द एम्प्लॉयमेंट न्यूज। अब यहाँ पे टेक्स गलत है, जस्ट बिकॉज ईच यहाँ लग गया, इसका ये मतलब नहीं है। अगर ये दोनों सिंगुलर है, माई आंट भी सिंगुलर है, माई मदर भी सिंगुलर है, लेकिन किसी के भी साथ, किसी एक के साथ अगर ईच आया है, इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल वर्ब ही लगेगा, ठीक है। ये कहने का मतलब है माई आंट एंड माई मदर ईच टेक द एम्प्लॉयमेंट न्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू एन असर्टिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदलना है। हु वुड नॉट लव हिज कंट्री, आसान है, बताइए। नो वन लव्स हिज कंट्री, एवरी वन लव्स द कंट्री, सम वन लव्ड हिज कंट्री, एवरी वन लव्स हिज कंट्री। क्वेश्चन नंबर 14, तो
तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो यहाँ डी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं, एवरीवन लव्स हिज कंट्री। और जो हमारा चैनल है वोकैब सिंप्लीफाइड, जहाँ पर हम वोकैब कराते हैं, उसको भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, आप लोगों से ये बिल्कुल करबद्ध निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, और यकीन माने आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। उससे फ़ायदा होगा आने वाले दिनों में, चूँकि लगातार उस पर वीडियो पढ़ रहे हैं, अभी तक 2 वीडियो हमने डाले हुए हैं। चैनल का नाम है वोकैब सिंप्लीफाइड, SIMPLIFIED, वोकैब सिंप्लीफाइड। ये वोकैब सिंप्लीफाइड बाय पंकज ओझा आप डालेंगे तब भी आ जाएगा। तो ये चैनल आप ज़रूर मैं कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ पर जो वीडियो है, ज़्यादा बड़े मेरे वीडियो होते नहीं, उनका लुत्फ़ उठाइए। और आपकी वोकैब अगर बार बार वीडियो ही सिर्फ मेरा देख लेंगे तो तैयार हो जाएगी एग्जामिनेशन तक। थैंक यू। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टील, अबाउट whom आर दीज लाइन्स स्पोकन। किसके बारे में ये लाइनें बोली गई हैं? डेस्डेमोना, कॉर्डेलिया, क्लियोपेट्रा, मिरांडा। तो क्लियोपेट्रा के बारे में बोली गई हैं। हु स्पोक दीज लाइन्स, हमें ये बताइएगा। हु अटर्ड दीज लाइन्स, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें आप ये रिस्पॉन्ड कीजिएगा, और ये ज़रूर बताइएगा किस समय लाइव आऊँ, आप लोग क्या चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हु इज़ द ऑथर ऑफ द क्रिटिकल वर्क शेक्सपियर्स सोनेट रिकन्सिडर्ड? E.M. फ्रॉस्टर, सैमुअल बटलर, W.H. ऑडेन, चार्ल्स लैम्ब। अच्छा दोस्तों, क्या होता है कि जब आपकी तैयारी बहुत गज़ब की होती है, बहुत ज़बरदस्त तैयारी होती है, तो चीज़ें बड़ी आसान लगती हैं। और कंपटीशन कितना भी पेपर सरल आ जाए या कठिन आ जाए, जब LT में 2018 वाले में जब पहली बार LT का रिटन एग्ज़ाम हुआ और उसमें मैंने टॉप किया, पहली रैंक लाई, तो मैं गया तो मुझे, मतलब मैंने इतनी पढ़ाई कर रखी थी कि मुझे सब कुछ बहुत आसान लग रहा था। द सेम हैपन विद TGT 2016 वाले में भी जब मैंने टॉप किया, पहली रैंक मेरी आई, और उसमें भी मैं जब एग्ज़ाम में गया तो मुझे बुखार था, और लेकिन तैयारी इतनी ज़बरदस्त थी कि कुछ भी, मतलब बहुत, मेरा रिटन बहुत अच्छा हुआ था। इंटरव्यू में अगर मुझे 0 मार्क्स भी मिलते तब भी मैं टॉप करता। मतलब ये समझ लीजिए, इस ढंग से आपकी तैयारी होती। अब मेरे रिटन में इतने अच्छे मार्क्स थे, अगर इंटरव्यू में मैं जाता, सिंपल बैठता, थोड़े से हंसी मजाक करता और चला आता, तब भी मुझे अच्छे नंबर मिलते। ये आप जान लीजिए, कुछ नहीं, 0 नंबर अगर मिलते मुझे इंटरव्यू में, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे सिलेक्शन पे सिलेक्शन होता। तो इस तरह की मेहनत आपको करनी चाहिए, और अगर आप मेहनत करेंगे सफलता। हमारा अप्रोच अपना लीजिए, ये मैं कहूँगा बार बार। जो अप्रोच मैं बताता हूँ वो यूट्यूब पर भी बताता हूँ, उसके लिए पेड में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं कि आप हमारा ऐप लें और तभी आपको वो अप्रोच पता चलेगा। टॉपिक टू बुक अप्रोच अपनाइए और मेहनत कीजिए। किसी के बहकावे में नहीं आइए, क्योंकि बहकावे में बहुत सारे लोग आके अपना, जब साल भर, 2 साल 4 साल बीत जाता है, तब समझ में आता है कहाँ पढ़ते रह गए, वही हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वही MH अब्राहम, उसी में सारी उम्र बिता दी। तो ये नहीं होता। आप विद्वान बाद में बन लीजिएगा प्लीज़, अभी आप एक स्मार्टली स्टडी कर लीजिए, ताकि आप बीट कर पाएँ आज का कंपटीशन, जो कि बहुत टफ हो गया है। एनीवे, मुझे ये बातें बार बार नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ज़रूरी है आपकी जागरूकता के लिए। हु इज़ द ऑथर ऑफ द क्रिटिकल वर्क शेक्सपियर सोनेट रिकन्सिडर्ड, आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर सैमुअल बटलर आपका सही जवाब हो जाएंगे, ध्यान में रखिएगा। सैमुअल बटलर। अफोरिज्म, ample use of simile and metaphor, indirect way of saying something embarrassing or unpleasant, a speech or writing glorifying something or someone, short phrase that says something true or wise। क्वेश्चन नंबर 17 को रिस्पॉन्ड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में दोस्तों शॉर्ट फ्रेज दैट सेज समथिंग ट्रू और वाइज सही हो जाएगा। P.B. Shelley belonged to the earlier generation of romantic poets, later generation of Elizabethan poets, earlier generation of Jacobean poets, later generation of romantic poets। क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर दोस्तों डी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। लेटर जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स। एक बार और मन में आ रही है, जैसे जो कोई बात मन में आती है तो आप ही लोगों के साथ शेयर करता हूँ।
मैंने जब LT ग्रेड का एग्ज़ाम दिया तब भी सबसे कह दिया था कि मेरी मोस्ट प्रॉब्ली 90% संभावना है कि पहली रैंक आएगी, और TGT में भी यही मैंने कहा था कि पहली रैंक आएगी। बहुत सारे लोगों को लग रहा था इनकी कोई सेटिंग वेटिंग होगी, लेकिन इट्स नॉट अबाउट सेटिंग, इट्स अबाउट हार्ड वर्क और कैसे आप प्लान करके मेहनत करते हैं। चूँकि मैं ये नहीं कहता, मेरे से विद्वान बहुत लोग पढ़े हैं, प्रयागराज है, विद्वानों की धरती है, एक से बढ़ के एक विद्वान है, कोई किसी से अपने आप को मतलब कम नहीं समझता, लेकिन जो एक अप्रोच है वो आपको सीखना पड़ेगा। विद्वानों से वो अप्रोच ज़रूरी नहीं कि जो बहुत बड़ा विद्वान है उससे मिले। अप्रोच, सही अप्रोच के साथ अगर आप मेहनत करेंगे ना तो फिर बड़े बड़ों को परास्त कर देंगे आप। और ये प्लेटफॉर्म भी तो वॉरियर्स का ही प्लेटफॉर्म है ना, तो आप मेहनत कीजिए, सफलता मिलेगी। Question number 19. Which literary device includes the use of words to express something different or opposite from their literal meaning, totally beyond our expectation? Now the question is talking about the literary device which expresses something opposite of their literal meaning. आपको रिस्पॉन्ड करना है क्वेश्चन नंबर 19 का, तो यहाँ बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। आयरनी इज़ द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में बी जवाब देने वाले एकदम सही होंगे। आयरनी की बात करते हैं। द एप्पल वॉज टू सॉर टू ईट, रिमूव टू। इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन है, आजकल के डेट में तो हाई स्कूल लेवल का क्वेश्चन है। बताइए, द एप्पल वॉज एक्सट्रीमली सॉर टू ईट, द apple was so sour that it could not be eaten, the apple was very sour, the apple was so sour that it cannot be eaten। क्वेश्चन नंबर 20 में बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। The apple was so sour that it could not be eaten। तो दोस्तों मेहनत करते रहिए। अगर मैं बात करूं, जैसे जस्ट LT के बाद मैंने UGC नेट का एग्ज़ाम दिया था, जो UGC नेट का एग्ज़ाम होता है उसमें भी बहुत सारे लोग कह रहे थे नहीं अरे इट्स नॉट अबाउट LT ग्रेड, ये सब चीज़ LT ग्रेड अलग है, नेट तो बहुत बड़ा भौकाल होता है, ऐसा है वैसा है। मैं गया शांत मन से, मैंने एग्ज़ाम दिया। आपको बिल्कुल कूल एंड काम रहना है, परेशान नहीं होना है, तैयारी कूल एंड काम होके कीजिए। जब भी रिज़ल्ट आएगा यकीन मानिए, यूपी में आज भी यूपी और झारखंड जैसे राज्यों में, खासकर यूपी में टीचिंग की जॉब अच्छी मानी जाती है, बहुत अच्छी है। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, लेकिन घबराना नहीं है और सफलता मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। सही अप्रोच रखिए और अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए और मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन आपको रखना पड़ेगा। ओके, एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। गॉड ब्लेस यू ऑल।